अब हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग ऑपरेशंस का एक सेकेंड एग्जांपल्स है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग। जैसे कि हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग मतलब हो गया कि इसमें काफी हाई एनर्जी जनरेट करेगा फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो और इसी ऑपरेशन का ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, जिसमें हम लोग जो भी हम लोग हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग ऑपरेशन में देख रहे हैं, इसमें हम लोग के द्वारा कुछ भी पावर यूज नहीं किया जा रहा है ना। हम लोग मतलब वर्कर जो है यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स है, सिर्फ अपना स्किल का यूज कर रहा है ना। हम लोग को पावर का इस्तेमाल करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर वो मेथड से ही एनर्जी जनरेट होता है, बस उस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग में का क्या प्रिंसिपल है, कैसे एनर्जी रिलीज करता है और कैसे इसका यूज हम लोग फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो जैसे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग को मैग्नेटिक पल्स फॉर्मिंग भी कहा जाता है, और इसका मेनली यूज जो है स्वैगिंग टाइप ऑपरेशन, ठीक है, स्वैगिंग होता है या फिर बल्गिंग, बल्गिंग टाइप का ऑपरेशन हो गया। मतलब हो गया कि स्वैगिंग व बल्गिंग ऑपरेशन जो है, या इसको कोलैप्सिंग भी कहते हैं, कोलैप्सिंग ऑपरेशन। अब जैसे है कि एक हमारा ये नॉर्मल ट्यूब है ना। अगर इस नॉर्मल ट्यूब को अगर हम लोग इस तरह से अगर ऐसे बेंड कर पाते हैं, इस तरह से अगर हम लोग बेंड कर पाते हैं, तो ये हो गया बल्गिंग, है ना। और यही ट्यूब को अगर हम लोग इस तरह से अगर इसको हम लोग फॉर्मिंग कर पाते हैं ये, तो ये कहलाता है कोलैप्सिंग। ठीक है, तो खास करके ये इस टाइप का जो ऑपरेशंस होता है ना। साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसा फास्टेनिंग फिटिंग जो कि ट्यूब के इंड पे हो, है ना, ट्यूब के इंड पर कोई फिटिंग है, या क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग मतलब होता है मोड़ना या ऐंठना, है ना। टर्मिनल इंड ऑफ केबल, कोई केबल का इंड है उसको ऐसे कहीं भी मोड़ना है ना, क्रिम्पिंग करना है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग में जो एक यूज होने वाला डिवाइस है वो है कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर, जैसे कि हम जानते हैं कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है फर्स्ट, और देन फिर वो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो सप्लाई करता है ना। तो इसमें एक कैपेसिटर बैंक होता है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद है कि ट्यूबुलर वर्क पीस होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूब है, तो ये ट्यूबुलर क्या है, वर्क पीस है। इज माउंटेड ऑन मैंड्रल, मैंड्रल मतलब हो गया कि इस ट्यूब को हम लोग कोई एक सपोर्टिंग के लिए एक कोई ऐसा रॉड जो है यूज कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा ट्यूब है, ये ट्यूब है, और इसको हम लोग मैंड्रल कहते हैं। ठीक है, तो मैंड्रल का काम सिंपली है ट्यूब को सपोर्ट देना। ठीक है, तो इसको मैंड्रल के साथ इसको अगर हम लोग कोई डाई कैविटी है तो डाई में रख लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक प्राइमरी कॉइल को इस ट्यूब के चारों तरफ मतलब ऐसा प्लेस करते हैं कि प्राइमरी कॉइल जो है ट्यूब के अराउंड जो है यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं एक कॉइल, है ना। और इसको हम लोग यहाँ पर कोई अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पर से हम लोग कोई एक यहाँ पर एसी जो है सो या एसी सप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ से करंट जो है इसमें सप्लाई होगा इस कॉइल के में, है ना, तो इसमें क्या होगा कि जब जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो यहाँ भी अगर हम लोग जैसे यहाँ पर एसी करंट को अगर सप्लाई करेंगे, तो ये करंट जब इस कॉइल से पास करेगा तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंड्यूस करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना।
इस कारण से होता क्या है कि एक सेकेंडरी करंट जो है इस ट्यूब में इंड्यूस हो जाता है। ट्यूब, हालांकि ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग का एक लिमिटेशन है कि जो ट्यूब है वो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। तो इसमें प्राइमरी करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है, मतलब प्राइमरी करंट सप्लाई हो रहा है, और इस प्राइमरी करंट के से यहाँ पर सेकेंडरी करंट जो है वो ट्यूब में इंड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ जैसे कहता है कि जब भी कॉइल में हमारा करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक इसमें इसमें जो है क्या है, प्राइमरी प्राइमरी करंट है, और ट्यूब में क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस इंड्यूस के कारण इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और यहाँ ट्यूब में भी ये जो सेकेंडरी करंट इंड्यूस हुआ है इस कारण से भी इससे ट्यूब में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी करंट कॉइल में यहाँ डेवलप हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ट्यूब में डेवलप हो रहा है सेकेंडरी करंट के कारण, ये अपोजिट नेचर का होता है। ये दोनों ही क्या होता है, अपोजिट नेचर का होता है। और इस अपोजिट नेचर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को ये करता है, रिपल्सन करता है। यहाँ पर क्या करता है, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करेगा तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल को किसी एक रिजिड फ्रेम के साथ हम अटैच कर देते हैं ताकि ये कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट ना करे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है कहने का मतलब कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्यूब के मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है ना। एक दूसरे में रिपल्सन है, तो रिपल्सन है तो या तो हमारा ट्यूब कोलैप्स करेगा, या नहीं तो जो है यहाँ पर जो कॉइल है वो एक्सपेंड करेगा। तो कॉइल का जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग किसी रिजिड फिल्म के द्वारा, यानी कोई एक ऐसा सेटअप जो है फ्रेम के द्वारा उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि कॉइल में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ना हो। तो अब क्या होगा, तो फोर्स अब यहाँ पर अपोजिट लगेगा, यहाँ पर ट्यूब के ऊपर, है ना। तो ट्यूब पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगता है तो इस फोर्स के कारण यहाँ पर ये ट्यूब क्या हो जाएगा, ऐसे करके कोलैप्स कर जाएगा, है ना। पहले जो हमको ट्यूब सीधा स्ट्रेट दिख रहा था, है ना, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर ट्यूब में क्या कर दिए, फॉर्मिंग ऑपरेशंस कर दिए, है ना। तो ये चीज है। तो इसका प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या है, तो वर्क पीस साइज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वर्क मटेरियल, साइज ऑफ द कैपेसिटर बैंक। अब पैरामीटर कहने का मतलब ये हो गया कि कितना एनर्जी ये डेवलप करेगा, है ना। तो वो हमारा किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो जैसे वर्क पीस का साइज क्या है, वर्क मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है, कैपेसिटर बैंक का साइज क्या है, उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट का मतलब कितना फ्रीक्वेंसी है, क्या स्ट्रेंथ है। ये कह रहा है कि विच डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट का स्ट्रेंथ जो है, और ये सब मिल करके वर्क पीस साइज, कंडक्टिविटी, कैपेसिटर बैंक और स्ट्रेंथ ऑफ करंट ये डिसाइड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा, है ना। और तब हम इसका जितना हायर वैल्यू होगा, ज्यादा होगा, तो वो हम लोग अप्लाई करते हैं अपना वर्क पीस के ऊपर, है ना। और इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन कर पाते हैं, है ना। अगर हमको बल्गिंग जैसा फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्यूब के अंदर में कॉइल को यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे, है ना। और अंदर में रख देंगे और यहाँ पर हम लोग इसको अपना एसी सप्लाई यहाँ से दे देंगे। तो एसी सप्लाई दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में प्रोड्यूस होगा, ये इंड्यूस करेगा ट्यूब मटेरियल में।
तो ट्यूब मटेरियल सेकेंडरी करंट इंड्यूस होगा, तो ट्यूब में भी फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और ट्यूब का मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करेगा तो कॉइल हमारा किसी एक हार्ड फ्रेम के अंदर सेटअप रहता है, तो ये तो एक्सपेंड करेगा नहीं, तो बदले में ये क्या करेगा, ट्यूब को ऐसे मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है वो ट्यूब सरफेस पे लगाएगा, इस कारण से ये हमारा ट्यूब ऐसे बल्ग हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी ऑपरेशंस यहाँ पर होता है। इसका एडवांटेज क्या है, तो सुटेबल फॉर स्मॉल ट्यूब, ये ज्यादा छोटा छोटा ट्यूब के लिए सुटेबल है, जैसे कोलैप्सिंग, बेंडिंग, क्रिम्पिंग, ये सब ऑपरेशन करना है तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग यूज कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाइड कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल। उसके बाद क्या है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अमाउंट मतलब स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को साइज और शेप जो है ज्यादा मतलब एक्यूरेट हमें मिलेगा। इसको हम लोग डायमेंशन को प्रिसाइजली कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो है इजीली कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसमें क्या है कि एक ही बार एक्सप्लोड करेगा हमारा केमिकल, है ना, और वो इतना एनर्जी डेवलप करता है कि उस समय मतलब हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा उतना कंट्रोल नहीं होता है ना। तो उसमें डायमेंशन कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट होती है, लेकिन इस मेथड से डायमेंशनल कंट्रोल इजी होता है, ठीक है। उसके बाद है कि द प्रोसेस इज सेफर कंपेयर टू एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग व्हेन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। और ये प्रोसेस सेफ भी है क्योंकि इसमें उतनी ज्यादा हमें डैमेज होने का चांस नहीं है। लेकिन एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग में तो वहां तो एक्सप्लोजन होता था टीएनटी का, तो वो डाई को भी तोड़ सकता है, अगर सही से यूज नहीं हुआ तो डाई वर्कपीस सबको ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा सेफर है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है वर्क पीस का। जो मतलब जैसे कॉन्वेंशनल प्रोसेस में हम लोग पंच मार मार के, पंच से जो है पंचिंग करके, हैमर मार के तब फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं, है ना। और यहाँ पर बिना कांटेक्ट का ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इस कारण से हमको हाई सरफेस फिनिश भी मिलता है और हाई प्रोडक्शन रेट, जल्दी जल्दी यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशंस भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से, और ये एक इन्वायरमेंटली क्लीन प्रोसेस भी है, इसमें नो लुब्रिकेंट आर नेसेसरी, ना लुब्रिकेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या है, इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे है कि ये प्रोसेस सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल होगा सिर्फ हम उसी के लिए यूज कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वर्क पीस, अगर बहुत बड़ा वर्क पीस है तो फिर ये प्रोसेस ज्यादा सुटेबल नहीं है। और यहाँ पर रैपिड क्लैंपिंग ऑफ प्राइमरी कॉइल इज क्रिटिकल, और जो है यहाँ पर प्राइमरी कॉइल को हमको क्लैंपिंग करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्यूब को डिफ्लेक्ट करने के बजाय वो खुद ही कॉइल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो इस कारण से मतलब कॉइल के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस कारण से शॉर्टर लाइफ ऑफ कॉइल, इसीलिए कॉइल का जो लाइफ होता है वो इसमें शॉर्टर होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे कॉइल बदलने की जरूरत पड़ जाती है। एप्लीकेशन अब कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जैसे क्रिम्पिंग ऑफ कॉइल, कॉइल को क्रिम्प करने में, मोड़ने में, ट्यूब में, वायर में, बेंडिंग ऑफ ट्यूब इनटू कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप में बेंड करने में, बल्गिंग ऑफ थिन ट्यूब, बल्गिंग ऑपरेशन करने में। उसके बाद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी हैज यूनिक एडवांटेज इन द फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, असेंबली ऑफ लाइट वेट मेटल सच एज एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ इम्प्रूव फॉर्मेबिलिटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फॉर्मेबिलिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गुण अच्छा होने के कारण एल्युमिनियम लाइट वेट का मेटल भी है, तो इसका फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, असेंबलिंग ये सब ऑपरेशंस में
इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग का। इसके बाद इसमें रिंकलिंग जैसा डिफेक्ट का चांस नहीं होता है, क्योंकि इसमें पंच तो यूज होता नहीं है, हैमर मारने का जरूरत नहीं होती है, इसीलिए रिंकलिंग डिफेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद जो वहां पर स्प्रिंग बैक एक्शन होता था वो भी यहाँ पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमाइजेशन डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा जो डिफेक्ट है बहुत हद तक इसमें कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफी एक इन्वायरमेंटली क्लीन भी है और ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग है। इसी का अभी हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग का नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग जो है कहता है कि ये सिमिलर होता है एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग की तरह ही। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग पढ़े थे उसी की तरह मतलब इसका प्रोसेस होता है, लेकिन अंतर क्या है कि एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग में हम लोग एक्सप्लोजिशन मटेरियल टीएनटी आरडीएक्स ये केमिकल हम लोग यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये केमिकल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसे एक हमारा टैंक होता है ना, और इसी में अपना जैसे कि एक डाई बना हुआ है, इसे मान लीजिए कि ये डाई है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस डाई के ऊपर वर्क पीस को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, है ना। और इसमें हम लोग वाटर भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर वाटर भर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड भी यहाँ पर मतलब फिटिंग कर देते हैं। और इसको अपना एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से एक को निगेटिव चार्ज से हम लोग जोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर करंट की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो करंट का यहाँ पर सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रोड एकदम पास में होता है, ठीक है, एकदम क्लोज होता है एक दूसरे के। तो क्लोज होने के कारण, और ये जो है इसमें भी हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर बैंक, क्योंकि कैपेसिटर बैंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है और फिर ये एक ही बार में काफी हाई अमाउंट में मतलब सप्लाई देता है ना। तो ये इससे यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुआ, तो यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रोड एकदम क्लोज होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, स्पार्क डेवलप करता है, ठीक है। और ये स्पार्क यहाँ पर डेवलप किया, तो इस स्पार्किंग के कारण जो यहाँ पर वाटर है, वाटर जो हमारा क्या है H2O गैस है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बन जाता है यहाँ पर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ये जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के क्लोज होने के कारण यहाँ पर स्पार्क जनरेट करता है। और ये स्पार्क क्या करता है, यानी कि इस वाटर को ब्रेक कर देता है, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है कि हाइड्रोजन ऐसा गैस है कि ये एक्सप्लोड अंडर इट्स ऑन वेट, मतलब हो गया कि ये अपने वेट पे ये एक्सप्लोड कर सकता है ना। और वही होता है कि यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्लोड करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोड करता है, इस कारण से यहाँ पर शॉक वेव जनरेट होता है। और शॉक वेव जनरेट होता है तो ये वर्क पीस के बिल्कुल नजदीक होता है। तो ये शॉक जो है, ये जो एक्सप्लोजन के कारण यहाँ पर शॉक वेव डेवलप किया, वो इस वर्क पीस के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है ना। और इस फोर्स लगाने के कारण यहाँ पर ये वर्क पीस जो है वो बैंड करके, और ये जो डाई है वो डाई में, यहाँ पर ये डाई में क्या कर जाता है, चला जाता है ना। और इस तरह से यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशंस हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब टीएनटी और आरडीएक्स जो एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग ऑपरेशन में यूज कर रहे थे, वो हटा करके यहाँ पर कैपेसिटर बैंक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और वाटर को ही डिसइंटीग्रेट करके हाइड्रोजन गैस डेवलप करते हैं। और वही हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्लोड करता है और वो मटेरियल को डाई सरफेस के अंदर जो है वो
पुश कर देता है ना। तो इस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग कहलाता है ना। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जैसे कि हम बताएं कि ये हमारा अगर वर्क पीस है तो इसके ऊपर अब हम जितना ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोड को यहाँ रखेंगे तो यही जो यहाँ तक का जो गैप है यही हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस SOD ये कहलाता है। तो ये मतलब मस्ट बी ऑप्टिमम, एक ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी ऑफ द प्रेशर पल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर पल्स का जो मतलब रेट होगा कि कितना हार्ड पल्स यहाँ डेवलप कर रहा है वो कैपेसिटर के साइज पे निर्भर करेगा। उसके बाद वाटर यहाँ पर ट्रांसफर मीडियम के यूज में होता है, ट्रांसफर मीडियम के रूप में। और डाई कैविटी जो है मतलब कह रहा है कि मस्ट बी इवैक्यूएटेड टू प्रिवेंट आइडियाबैटिक हीटिंग ऑफ द वर्क ड्यू टू सडन कंप्रेशन ऑफ एयर। क्योंकि डाई कैविटी कह रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग तैयार किए थे या जो डाई कैविटी यहाँ पर है वो मस्ट बी इवैक्यूएटेड, ये खाली होना चाहिए ताकि मतलब क्योंकि इसको जब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक्सप्लोजन कारण इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर आइडियाबैटिक हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये मस्ट बी इवैक्यूएटेड। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है तो इसमें बेटर कंट्रोल ऑफ प्रेशर पल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल। यहाँ भी प्रेशर पल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं साइज ऑफ कैपेसिटर से, है ना। अब जितना बड़ा साइज का कैपेसिटर लगाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी यहाँ डेवलप करेगा, जितना छोटा लगाएंगे उतना कम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर पल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है कि सेफर इन हैंडलिंग, ये हैंडलिंग में सेफर होता है ना, जो कंपेयर टू द एक्सप्लोसिव मटेरियल। जो TNT RDX ये सब जो हम लोग हैंडलिंग करते हैं वो अगर कहीं फट गया तो बहुत नुकसान भी कर सकता है, उस पर कंट्रोल मुश्किल है, लेकिन इस पे कंट्रोल क्या है, इजी है। स्मॉल टू मीडियम साइज वर्क पीस कैन बी फॉर्म, इसमें छोटा से लेकर के मीडियम साइज तक का वर्क पीस को इसमें तैयार किया जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये वर्क मटेरियल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें वर्क पीस अगर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं वर्क पीस के रूप में तो वो भी इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग ऑपरेशन से हो जाएगा। लिमिटेशन है कि स्मॉलर वर्क, क्योंकि इसमें हमको चैम्बर के अंदर ये सब सेटअप करना पड़ता है तो इसीलिए छोटा वर्क के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद है नीड फॉर वैक्यूम मेक्स द इक्विपमेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप जैसे है कि डाई के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। प्रॉपर SOD स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करना वो भी थोड़ा सा इसका लिमिटेशन है कि एक ऑप्टिमम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी डिफेक्ट दे देगा, मतलब फॉर्मिंग ऑपरेशन का डिफेक्ट दे देगा। तो ये था इसका लिमिटेशन। तो इस प्रकार से हम हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग में एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग तीनों ही ऐसा ऑपरेशन है जिसमें काफी हाई प्रेशर एनर्जी पल्स जनरेट होता है, जिसका इस्तेमाल जो है हम मेटल को फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए कर लेते हैं। इससे हमारा डायमेंशनल कंट्रोल इजी रहता है और हाई एनर्जी भी डेवलप करता है, जिस कारण से ये हमारे लिए ज्यादा मतलब सुटेबल भी है ना।